गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम एक बिल्कुल नई और जबरदस्त सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां एक मॉडर्न लड़का ट्रांसमाइग्रेट होकर एक गांव का भगवान बन जाता है। पर मसला ये है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है और उसका मंदिर पूरी तरह टूट चुका है। क्या वो अपनी खोई हुई पावर्स वापस पा सकेगा और गाँव वालों को बचा पाएगा? ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल में सोच रहा होता है कि ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मैं इस पहाड़ी गाँव का एक देवता बन गया, जिसे सब लोग जुआन यांग ये कहते हैं। पर इस बात की मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 10 सालों से मुझे किसी ने एक भी इंसेंस नहीं चढ़ाई है और इस वजह से मेरी जो ओरिजिनल स्टैच्यू है उसके अंदर भी बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं। और ये जो पहाड़ी गांव है ये पूरी तरह से खतरनाक डेमन्स और बुरी ताकतों से भरा हुआ है। इस वक्त पूरे गाँव में मेरी सिर्फ एक ही फॉलोअर बची है और वो है एक बूढ़ी औरत जिसका नाम लियू लाओताई है। और अभी मैं पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुका था कि तभी बाहर से मुझे किसी के आने के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं तुरंत मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर एक जवान कपल एक बूढ़ी औरत को सहारा देकर अंदर ला रहे थे। वो लोग मंदिर की चौखट को पार करते हुए धीरे धीरे अंदर आते हैं। ये जवान लड़का और कोई नहीं बल्कि लियू कुआन था अपनी बीवी के साथ, और वो जिस बूढ़ी औरत को ला रहे थे वो मेरी अकेली फॉलोअर लियू लाओताई थी। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि कहीं ये लोग यहाँ पर इंसेंस जलाने तो नहीं आए हैं। ये सोचते ही मैं जल्दी से अपनी उस टूटी हुई स्टैच्यू के अंदर वापस चला जाता हूँ और उनका इंतजार करने लगता हूँ। यहाँ पर लियू कुआन अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपके तो पैर ठीक से काम भी नहीं करते, फिर आप यहाँ पर इंसेंस जलाने की जिद क्यों कर रही हैं? आप खुद ही देखिए कि ये मंदिर कितनी बुरी तरह से टूट चुका है। भला ऐसी जगह पर कौन इंसेंस जलाने आता है? जिस पर लियू लाओताई जवाब देती है कि भले ही दूसरे लोग जुआन यांग ये पर विश्वास न करते हो, पर मैं उन पर पूरा विश्वास करती हूँ। मेरी ये जो जान है ये जुआन यांग ये नहीं बचाई थी। ये बोलते हुए लियू लाओताई धीरे धीरे उस स्टैच्यू के बिल्कुल सामने आ जाती है और अपने हाथों से एक इंसेंस स्टिक को जलाती है। वो दोनों हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करती है और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जुआन यांग, ये मेरा आखिरी वक्त अब करीब आ चुका है, इसलिए मैं आखिरी बार आपकी पूजा करने आई हूँ। आपने सालों पहले मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काश मैं आपको एक आखिरी बार देख पाती। ये सुनते ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हमें सालों पहले का वक्त दिखाया जाता है। उस वक्त लियू लाओताई सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जिसे लोग जुआनजी कहते थे। वो हर रोज पहाड़ों पर अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करती थी और हमेशा शाम ढलने के बाद ही वापस आती थी। एक दिन जब वो रात के अंधेरे में वापस आ रही थी तो अचानक से झाड़ियों में से एक खतरनाक भेड़िया निकलकर उसके सामने आ जाता है। भेड़िया पूरी तरह से भूखा था और वो तुरंत जुआनजी पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। बच्ची पूरी तरह से डर चुकी थी, पर तभी अचानक से एक बहुत ही दमदार आवाज आती है जो उस भेड़िए को वहाँ से भगा देती है। भेड़िया डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। जब जुआनजी मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक सफेद कपड़ों में आदमी खड़ा था। वो आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे कहता है कि तुम जल्दी से अपने घर की तरफ जाओ। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल जुआन यांग ये की स्टैच्यू जैसा ही था और उस दिन के बाद से जुआनजी हर 10-15 दिन में इस छोटे से मंदिर में आकर इंसेंस जलाती थी और जुआन यांग ये के साथ बातें किया करती थी। उसने ये सिलसिला कई सालों तक जारी रखा, पर 1 साल पहले उसकी टांग टूट गई और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, जिसकी वजह से उसका यहाँ आना बंद हो गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। लियू लाओताई रोते हुए कहती है कि जुआन यांग, ये मैं बस एक आखिरी बार आपको देखना चाहती हूँ। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद वो उस जलती हुई इंसेंस को सामने रखे हुए पॉट में गाड़ देती है। जैसे ही इंसेंस पॉट में लगती है एक डिंग की आवाज आती है और सिस्टम की नोटिफिकेशन शो होती है कि होस्ट को 10 मेरिट पॉइंट्स मिल चुके हैं। साथ ही साथ सिस्टम अनाउंस करता है कि होस्ट ने अपना नोविस टास्क पूरा कर लिया है, इसलिए उसे 50 मेरिट पॉइंट्स और दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरिट सिस्टम अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट को एक नया स्किल मिल गया है जिसका नाम ड्रीम मॉनिटरिंग है। इसके साथ ही एक नया टास्क भी ट्रिगर हो जाता है जिसमें बताया जाता है कि अगर होस्ट अपनी स्टैच्यू को दोबारा से ठीक करवाता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 200 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिरकार ये कचरा सिस्टम एक्टिवेट हो ही गया। मैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने नए ड्रीम मॉनिटरिंग स्किल की डिटेल्स चेक करता हूँ। इस स्किल की मदद से मैं अपने किसी भी टारगेट के सपने में जा सकता हूँ और उनकी आत्मा के साथ सीधे बात कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर सिर्फ लियू लाओताई के अकेले इंसेंस जलाने से मुझे 10 मेरिट पॉइंट्स मिल गए हैं, तो अगर इस गांव का हर एक शख्स मेरे लिए इंसेंस जलाएगा तो मेरे मेरिट पॉइंट्स आसमान छूने लगेंगे। मैं लियू लाओताई की तरफ देखता हूँ और मेरे दिमाग में एक प्लान आता है। रात का वक्त हो चुका था और लियू लाओताई अपने बिस्तर पर सो रही थी। सोते हुए उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि वो दोबारा से जवान हो चुकी है और एक खूबसूरत से जंगल में चल रही है जहाँ चारों तरफ हरियाली और रोशनी थी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर मैं खड़ा था। मैं उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता हूँ। वो मुझे पहचान लेती है और हैरानी से पूछती है कि जुआन यांग, ये आप यहाँ पर कैसे? मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है और तुम इस दुनिया से जाने
जाने वाली हो, इसलिए मैं खास तौर पर अपने इस पुराने दोस्त को अलविदा कहने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जुआनजी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे कहता हूँ कि तुमने इतने सालों तक मेरी पूजा की है और मेरा ध्यान रखा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? वो रोते हुए कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही थी कि मैं मरने से पहले एक बार आपको देख सकूं, और अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मैं उससे दोबारा पूछता हूँ कि क्या तुम अपने बेटे और पोते को एक आखिरी बार नहीं देखना चाहती, ताकि तुम उन्हें ठीक से अलविदा कह सको? जिस पर वो बड़ी उदासी से कहती है कि पर मैं तो अंधी हो चुकी हूँ, भला मैं उन्हें कैसे देख सकती हूँ? मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। ये बोलकर मैं अपने हाथ से एक रोशनी उसकी तरफ भेजता हूँ और उसे अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो जाता हूँ। जैसे ही मैं जाता हूँ, लियू लाओताई की आँख खुल जाती है। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठती है और देखती है कि उसके सामने रखी हुई तेल की बत्ती अभी भी जल रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है कि मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उनकी आवाज सुनकर उनका बेटा लियू कुआन जल्दी से उनके कमरे में आता है और पूछता है कि माँ, आप इतनी रात को क्यों उठ गई? वो अपने बेटे का चेहरा देखती है और रोती हुई कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये सुनकर लियू कुआन भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लियू लाओताई अपने बेटे को गले लगा लेती है और रोती हुई कहती है कि जैसे ही मैं सोकर उठी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये सब जुआन यांग ये का ही चमत्कार है। उन्होंने ही मुझे मरने से पहले तुम सबको एक आखिरी बार देखने का मौका दिया है, ताकि मैं तुम लोगों को ठीक से अलविदा कह सकूं। मैं हवा में तैरते हुए इस पूरे सीन को देख रहा था। लियू लाओताई पूरी तरह से खुश और मुतमईन होकर इस दुनिया से चली जाती है। अगले दिन सुबह मुझे अपनी स्टैच्यू के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जो मुझे नींद से जगा देती हैं। मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूँ तो लियू कुआन और उनकी बीवी दोनों मंदिर के अंदर आ रहे थे। लियू कुआन रोते हुए कहता है कि जुआन यांग, ये मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पर आज के बाद से मैं अपनी माँ की जगह पर आपकी पूजा करूंगा और आपका पूरा ध्यान रखूंगा। ये बोलते हुए वो और उनकी बीवी दोनों आगे बढ़ते हैं और बारी बारी इंसेंस जलाते हैं। जैसे ही वो इंसेंस जलाते हैं, मुझे नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट को नए बिलीवर्स मिल गए हैं और मेरे मेरिट पॉइंट्स बढ़ गए हैं। मैं देखता हूँ कि लियू कुआन के सिर के ऊपर +8 मेरिट पॉइंट्स और उनकी बीवी के सिर के ऊपर +5 मेरिट पॉइंट्स शो हो रहे थे। लियू कुआन हाथ जोड़कर कहता है कि जुआन यांग, ये अब हम वापस जा रहे हैं। कल मेरी माँ का आखिरी संस्कार पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं खुद आकर इस मंदिर की मरम्मत करूंगा। अगले दिन लियू कुआन और उनकी बीवी मंदिर के बाहर खड़े थे। तभी वहाँ से उनका एक पड़ोसी गुजरता है। वो उन्हें वहाँ देखकर हैरानी से पूछता है कि कुआन भाई, आज तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो हमेशा अपनी माँ को जुआन यांग ये की पूजा करने पर ताने मारते थे, तो आज तुम खुद उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? लियू कुआन पूरी संजीदगी से जवाब देता है कि मेरी माँ के मरने से पहले जुआन यांग ये ने चमत्कार किया था और उनकी अंधी आंखों को ठीक कर दिया था, इसलिए तुम लोग भी अंदर आकर उनकी पूजा करो। जुआन यांग ये जरूर तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। पर उस आदमी और बाकी के गाँव वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो सब बस उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से हंसकर चले जाते हैं। मैं मंदिर के अंदर से ये सब देख रहा था और गांव वालों की इस बेवकूफी पर अपना सिर पकड़ लेता हूँ। तभी एक औरत भागती हुई वहाँ आती है। इस औरत का नाम आयुन था, जो कि गांव के ही एक आदमी लियू दायो की बीवी थी। वो आकर लियू कुआन से पूछती है कि कुआन भाई, क्या सच में जुआन यांग ये की पूजा करने से चमत्कार होता है? लियू कुआन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। फिर वो देखता है कि आयुन बहुत परेशान लग रही थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयुन रोते हुए बताती है कि उसके पति लियू दायो सुबह अंधेरे में ही पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ लेने गए थे, पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। लियू कुआन कहता है कि तो तुम जल्दी से गांव के मुखिया के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो कुछ लोगों को लेकर पहाड़ पर उसकी तलाश करें। आयुन बताती है कि लियू दायो जियूपेंग माउंटेन पर गया है। जियूपेंग माउंटेन लियू गांव के बिल्कुल पास ही एक खतरनाक पहाड़ी थी। वहाँ पर रात होते ही चारों तरफ एक अजीब सी सफेद धुंध छा जाती थी। गांव वालों का मानना था कि उस पहाड़ पर खतरनाक डेमन्स और राक्षस रहते हैं। जो कोई भी उस पहाड़ के अंदर जाता था वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। लियू कुआन हैरानी से पूछता है कि दायो भला ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों गया था? आयुन बताती है कि उसके ससुर पहाड़ से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे और गांव के हकीम ने कहा था कि उन्हें ठीक करने लिए जिनसेंग की जड़ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दायो उस जड़ को लेने के लिए जियूपेंग माउंटेन गया था। गांव के मुखिया कुछ लोगों को लेकर वहां गए जरूर हैं, पर अंधेरा होने की वजह से किसी की भी हिम्मत पहाड़ के अंदर जाने की नहीं हो रही है। वो सब सिर्फ पहाड़ के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। आयुन पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो लियू कुआन से पूछती है कि क्या जुआन यांग सच में मेरे पति की रक्षा करेंगे? लियू कुआन उसे समझाता है कि अगर तुम पूरे सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करोगी तो जुआन यांग ये जरूर दायो की रक्षा करेंगे। ये सुनकर आयुन तुरंत मंदिर के अंदर भागती हुई आती है। वो मेरी टूटी हुई स्टैच्यू के सामने आकर इंसेंस
चलाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि जुआन यांग, ये अगर मेरा पति दायो सही सलामत वापस आ गया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी इस स्टैचू को पूरी तरह से नया बनवा दूंगी। जैसे ही वो ये बोलती है मुझे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि मुझे इंसेंस मिल चुकी है और मेरे मेरिट पॉइंट्स में +5 का इजाफा हो गया है। मैं आयुन की तरफ देखता हूँ और थोड़ा निराश होकर सोचता हूँ कि सिर्फ 5 पॉइंट्स, पर फिर मैं सोचता हूँ कि उसने मेरी स्टैचू ठीक करवाने का वादा किया है जो कि मेरे अगले टास्क के साथ बिल्कुल मैच करता है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ पर मुझे पता चलता है कि मेरी स्पिरिचुअल सेंस की रेंज सिर्फ एक ली तक ही है। भले ही जियो पैंग माउंटेन गांव के बिल्कुल पास था, पर मेरी पावर सिर्फ पहाड़ के एंट्रेंस तक ही पहुंच सकती थी, पहाड़ के अंदर नहीं। ये सोचकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। मैं सोचता हूँ कि चलो पहले पहाड़ के एंट्रेंस पर जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। मैं अपनी आत्मा को स्टैचू से बाहर निकालता हूँ और हवा में उड़ते हुए जियो पैंग माउंटेन की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं पहाड़ के एंट्रेंस के पास पहुँचता हूँ मुझे वहाँ से इंसेंस जलने की आवाज और महक आती है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ तो वहाँ पर गाँव के मुखिया ल्यूफू और कुछ दूसरे गाँव वाले जमीन पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सामने एक छोटा सा ऑल्टर बनाया हुआ था जिस पर इंसेंस जल रही थी, पर जब मैं उस ऑल्टर पर रखे हुए पत्थर को देखता हूँ तो उस पर जियो पैंग माउंटेन गॉड लिखा हुआ था। ये देखकर मेरा खून खौल उठता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे गांव के लोग हैं, पर ये मेरी पूजा करने के बजाय इस अनजान पहाड़ी देवता की पूजा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मुखिया और बाकी लोग पहाड़ के अंदर जाने से डर रहे थे, इसलिए वो यहीं बाहर बैठकर इस माउंटेन गॉड से मदद मांग रहे थे। तभी मुझे वहाँ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैं मुड़कर ऑल्टर की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर एक आउल बैठा हुआ था जो ऑल्टर पर रखे हुए फलों को खा रहा था। उस आउल के जिस्म से एक हल्के लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, जिससे मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई आम आउल नहीं बल्कि एक छोटा डेमन है। मैं सोचता हूँ कि भले ही इंसान इस पहाड़ के अंदर नहीं जा सकते, पर ये डेमन जरूर जा सकता है। मैं तुरंत अपनी असली फॉर्म में उनके सामने आ जाता हूँ। मैं धीरे धीरे चलकर उस आउल के पास जाता हूँ। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचता हूँ मैं अपनी पावर्स को रिलीज करता हूँ और मेरे जिस्म से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन रोशनी निकलने लगती है। मैं एक जाइंट गोल्डन आकार में उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आकर चोरी कर रहे हो। वो आउल मुझे देखते ही पूरी तरह से डर जाता है और अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, पर मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर एक प्रेशर डालता हूँ। वो आउल अपनी जगह पर ही जम जाता है और सीधा ऑल्टर से नीचे जमीन पर गिर जाता है। मैं उससे कहता हूँ कि मैं शांत स्वभाव का हूँ और तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आउल जमीन पर पड़ा हुआ था और डरते हुए आगे बढ़कर उस माउंटेन गॉड के पत्थर के सामने अपना सिर झुकाने लगता है। वो कहता है कि माउंटेन गॉड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपका खाना है, मुझे जाने दीजिए। उसकी ये बकवास सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उससे कहता हूँ कि मैं कोई माउंटेन गॉड नहीं हूँ, मैं जुआन यांग ये हूँ। ये सुनकर वो आउल मेरी तरफ मुड़ता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। जुआन यांग, ये मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं उससे बिना कोई फालतू बात किए पूरी सिचुएशन बताता हूँ कि तुम्हें पहाड़ के अंदर जाकर लियू दायो को ढूंढना है। वो आउल कहता है कि हाँ, मैंने उस आदमी को देखा था, उसे पहाड़ के अंदर एक येलो वीजल डेमन ने अपने जाल में फंसा लिया है। वो आउल आगे कहता है कि भले ही मैं उस येलो वीजल डेमन से डरता नहीं हूँ, पर हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। अगर मैं उसके शिकार को छीनने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर सोचता हूँ और फिर ऑल्टर पर रखी हुई एक मोमबत्ती को उठा लेता हूँ। मैं अपनी गोल्डन पावर्स को उस मोमबत्ती के अंदर डालता हूँ और उस आउल से कहता हूँ कि ये मोमबत्ती मेरा एक टोकन है, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और मेरा काम पूरा करो। अगर तुमने ये काम ठीक से किया तो मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा इनाम दूंगा। वो आउल मेरी बात मान लेता है और आगे बढ़कर उस मोमबत्ती को अपनी चोंच में दबा लेता है। फिर वो अपने पंख फैलाता है और तेजी से पहाड़ के अंदर की तरफ उड़ जाता है। यहाँ गांव के मुखिया और बाकी लोग इस सब से अनजान थे। वो बस उस आउल को मोमबत्ती लेकर उड़ते हुए देखते हैं। एक गांव वाला मुखिया से कहता है कि देखिए, वो परिंदा हमारी मोमबत्ती लेकर उड़ गया है। मुखिया कहता है कि हमने ऑल्टर तो बना दिया है, पर पता नहीं माउंटेन गॉड हमारी मदद करेंगे या नहीं। तभी एक दूसरा गाँव वाला कहता है कि क्यों ना हम हुई लाओए से मदद मांगे। मैंने सुना है कि अगर हम उन्हें पूरी बलि चढ़ाएं तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मुखिया गुस्से में कहता है कि हुई लाओए का पिछला उधार तो हमने अभी तक चुकाया नहीं है, क्या वो हमारी मदद फ्री में करेंगे? इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ पहाड़ के अंदर लियू दायो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। चलते चलते वो अचानक से एक बहुत ही बड़े और आलीशान घर के बाहर पहुंच जाता है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाहर आती है जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं इस पहाड़ में रहती हूँ, लगता है तुम रास्ता भटक गए हो, आओ मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। लियू दायो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो उसे एक कमरे में बिठाती है और एक कटोरी में
मीठा पानी लाकर देती है और कहती है कि पहले तुम ये पानी पी लो और थोड़ा आराम कर लो। लियो दायो उसके रूप जाल में पूरी तरह से फंस चुका था और उसका अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो जैसे ही उस औरत के पास जाता है, अचानक से उसे उस औरत के जिस्म से एक बहुत ही गंदी और बदबूदार महक आती है। ये बदबू इतनी तेज थी कि लियो दायो का दिमाग तुरंत ठीक हो जाता है। वो ध्यान से उस औरत की तरफ देखता है और उसे समझ आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक येलो वीजल डेमन है जिसने इंसान का रूप लिया हुआ है। दायो पूरी तरह से घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो घबराहट में एक पत्थर से टकराता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वो वीजल डेमन उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढा है। वो अपने लंबे और खतरनाक नाखून बाहर निकालती है और जैसे ही दायो को पकड़ने वाली होती है, अचानक से हवा में एक आवाज आती है, रुक जाओ। वो डेमन मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वही आउल उड़ता हुआ आ जाता है। वो आउल आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और उसके पास वही मोमबत्ती थी। वीजल डेमन गुस्से में कहती है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? आउल कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे लियू गांव के देवता जुआन यांग ये ने भेजा है ताकि मैं इस आदमी की जान बचा सकूं। ये सुनकर वो वीजल डेमन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि जुआन यांग ये कौन सा नया देवता है? जियो पैंग माउंटेन के आसपास ऐसा कोई देवता नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी वो आउल अपनी चोंच से उस मोमबत्ती को आगे करता है। वो कहता है कि ये मोमबत्ती जुआन यांग ये ने मुझे निशानी के तौर पर दी है, तुम खुद ही देख लो। वो आउल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मोमबत्ती को जला देता है। जैसे ही मोमबत्ती जलती है, उसकी आग का रंग पूरी तरह से नीला हो जाता है और उस नीली आग से एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल ऑरा निकलने लगती है जो पूरे एरिया में फैल जाती है। इस पावरफुल ऑरा को महसूस करते ही वो वीजल डेमन पूरी तरह से डर जाती है। वो थोड़ा पीछे हटती है और सोचने लगती है। फिर वो कहती है कि जियो पैंग माउंटेन का रूल तो तुम्हें पता ही होगा, रात होने के बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, पर अगर ये आदमी खुद अपने पैरों पर चलकर यहाँ से बाहर चला जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये बोलकर वो डेमन वहाँ से पीछे हट जाती है। वो आउल तुरंत उड़कर दायो के पास आता है और अपनी चोंच से उसके सिर पर एक जोर की चोट मारता है। दायो दर्द के मारे तुरंत होश में आ जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखता है तो उसे अपने सामने वो आउल दिखाई देता है। आउल हवा में उड़ता है और दायो के सिर के ऊपर 2 चक्कर लगाता है। इसका मतलब था कि दायो को उसके पीछे पीछे चलना है। दायो बिना वक्त जाया किए तुरंत उठता है और उस आउल के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ पहाड़ के एंट्रेंस पर मुखिया और बाकी गाँव वाले पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुके थे। एक गाँव वाला कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है दायो, अब जिंदा वापस नहीं आएगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अचानक से उस घनी धुंध के अंदर से एक मोमबत्ती की रोशनी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। आयुन खुशी से चिल्लाती है कि क्या दायो वापस आ गया। जैसे ही धुंध हटती है, दायो उनके सामने आ जाता है। आयुन भागकर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। मुखिया हैरानी से पूछता है कि दायो तुम इतनी देर तक पहाड़ में क्या कर रहे थे? दायो उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे वो रास्ता भटक गया था और एक येलो वीजल डेमन उसे मारने वाली थी, पर अचानक से एक आउल वहाँ आया और उसने मेरी जान बचा ली। तभी सबकी नजर उस ऑल्टर पर पड़ती है जहाँ पर वही आउल बैठा हुआ था। मुखिया खुशी से कहता है कि मुझे पता था, ये जरूर इस पहाड़ के देवता ने हमारी मदद की है, सब लोग जल्दी से झुककर उन्हें प्रणाम करो। जैसे ही मुखिया ये बोलता है, वो आउल गुस्से में आकर उस ऑल्टर पर रखी हुई टेबल को एक जोर की लात मारता है जिससे वो टेबल वहाँ से गिर जाती है। आउल हवा में उड़ता है और सब गांव वालों के सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगता है। फिर वो गांव की तरफ उड़ने लगता है। दायो तुरंत समझ जाता है और सबसे कहता है कि जल्दी करो, उसके पीछे चलो। मुखिया और बाकी सब लोग भी उस आउल के पीछे भागने लगते हैं। वो आउल उन्हें सीधा मेरे उस टूटे हुए मंदिर के अंदर ले आता है। सब लोग मंदिर के बाहर आकर रुक जाते हैं। मुखिया हैरानी से कहता है कि जुआन यांग ये, क्या जुआन यांग ये ने उस आउल को भेजा था? पर हम में से तो कोई यहाँ पर मदद मांगने आया ही नहीं था। तभी आयुन आगे आकर बताती है कि जब दायो पहाड़ में गया था तो मैं यहाँ आकर जुआन यांग ये से प्रार्थना करके गई थी। मुखिया को पूरी बात समझ आ जाती है। वो कहता है कि किसी ने नहीं सोचा था कि दायो की जान जुआन यांग ये बचाएंगे। वो मेरी टूटी हुई स्टैच्यू की तरफ देखता है और फिर दायो के परिवार की तरफ देखकर कहता है कि तुम सब जल्दी से जाओ और पूजा का सामान लेकर आओ, हमें जुआन यांग ये का शुक्रिया अदा करना होगा। थोड़ी ही देर में मंदिर के अंदर पूजा का सामान सज गया था। गाँव के लगभग 30 से ज्यादा लोग दायो की कहानी सुनकर वहाँ आ चुके थे। मुखिया सबसे आगे खड़ा था और सब लोग एक साथ हाथ जोड़कर झुकते हैं और मेरी पूजा करते हैं। जैसे ही वो लोग प्रार्थना करते हैं, सिस्टम की नोटिफिकेशंस आने लगती हैं और मेरे मेरिट पॉइंट सीधा +100 बढ़ जाते हैं। मैं ये देखकर बहुत खुश होता हूँ। मुखिया कहता है कि जुआन यांग, ये पिछले कई सालों से हमने आपको भुला दिया था और आपकी पूजा नहीं की, पर फिर भी आपने हमारी मदद की। आज के बाद से हम सब हमेशा आपकी पूजा करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से अपने अपने घर जाने लगते हैं। जाते वक्त लियू कुआन दायो से कहता है कि आयुन ने वादा किया था कि वो जुआन यांग ये की स्टैच्यू को ठीक करवाएगी, इस बात को भूलना मत। दायो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह ही जाकर मिस्त्रियों को ढूंढ लाऊंगा। सबके जाने के बाद मैं अपने सिस्टम पैनल को चेक करने लगता हूँ। तभी मुझे जमीन से उस आउल की आवाज आती है। मैं नीचे देखता हूँ तो वो आउल
आउल वहाँ पर बैठा हुआ था। आउल कहता है कि जुआन यांग, ये मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। मुझे पहाड़ में उस येलो वीजल डेमन से लड़ना पड़ा, पर मैंने दायो को बचा लिया और अब मैं अपने कल्टीवेशन लेवल में आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं उसकी इस एक्टिंग को समझ जाता हूँ और कहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे आओ। जैसे ही वो आगे आता है, मैं ऑल्टर से एक इंसेंस स्टिक निकालता हूँ और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसमें डालता हूँ। उस इंसेंस से एक नीली धुंध निकलकर उस आउल की तरफ जाती है। वो आउल उस धुंध को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे ही धुंध उसके जिस्म में जाती है, उसका पूरा जिस्म गर्म होने लगता है, उसके अंदर की पावर्स बढ़ने लगती हैं और वो अचानक से अपने कल्टीवेशन के अगले लेवल पर पहुंच जाता है। इस ब्रेक थ्रू के साथ ही उसके जिस्म पर डार्क रेड रंग के नए पंख निकल आते हैं। सिस्टम मुझे बताता है कि मैंने अपना रिवॉर्ड स्किल यूज किया है, जिसके बदले मेरे 20 मेरिट पॉइंट्स कट गए हैं। ये नोटिफिकेशन सुनकर मुझे थोड़ा झटका लगता है, पर वो आउल बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है कि शुक्रिया जुआन यांग, ये मैं पूरी तरह से अगले लेवल पे पहुंच गया हूँ। मैं उसके लाल पंखों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि आम आउल ऐसे नहीं होते, जरूर इसके अंदर किसी स्पेशल डेमन की ब्लड लाइन है। मैं उससे कहता हूँ कि आगे से जब भी कोई काम होगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें और भी रिवॉर्ड्स दूंगा। वो आउल खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाता है। उसके जाने के बाद मैं अपने सिस्टम पैनल पर वापस आता हूँ। मेरे पास अभी काफी मेरिट पॉइंट्स थे। मैं अपने पैनल में रैंक वाले सेक्शन में जाता हूँ और वहाँ पर 95 मेरिट पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं पॉइंट्स ऐड करता हूँ, मेरे जिस्म से एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल ऑरा निकलने लगती है। ये ऑरा मेरी स्टैच्यू से निकलकर पूरे मंदिर में फैल जाती है। एक बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर एक नई ताकत और एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने सक्सेसफुली अपना रैंक अपग्रेड कर लिया है और इस अपग्रेड के साथ मुझे एक नया और बहुत ही पावरफुल स्किल मिला है, जिसका नाम है हेवनली फिनोमेनन। इस स्किल की मदद से मैं अब आसमान के मौसम को अपने हिसाब से बदल सकता था। मैं जब चाहूँ बारिश करवा सकता था, मौसम साफ कर सकता था या फिर तेज हवाएं चला सकता था। ये मेरी पहली बड़ी ताकत थी जो मैंने इस गाँव में वापस हासिल की थी। अगले दिन सुबह का वक्त था और लियू दायो का पूरा परिवार मंदिर में आकर इंसेंस जलाता है और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है। थोड़ी ही देर में मंदिर के दरवाजे से एक और शख्स अंदर आता है। ये लियू कुआन था और उसके साथ एक अनजान आदमी भी था, जिसके हाथ में कुछ औजार थे। लियू कुआन सीधा आकर कहता है कि जुआन यांग, ये न्यू मिस्त्री है, जिसे मैंने आपकी इस टूटी हुई स्टैच्यू को ठीक करने के लिए खास तौर पर बुलाया है। फिर वो मुड़कर उस मिस्त्री से कहता है कि न्यू भाई, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जुआन यांग ये के सामने एक इंसेंस भी जला दो और उन्हें प्रणाम कर लो। पर वो न्यू मिस्त्री थोड़ा घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो स्टैच्यू की तरफ देखकर हंसता है और कहता है कि तुम लोग इस पत्थर की टूटी हुई स्टैच्यू को ठीक करवाने में इतनी मेहनत और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा तो ये है कि तुम लोग भी हमारे न्यू गांव की तरह हुई लाओए की पूजा करना शुरू कर दो। अगर तुम उन्हें पूजोगे तो वो साल भर तुम्हारे मौसम को ठीक रखेंगे और तुम्हारी फसलों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। उसकी ये बकवास सुनकर लियू दायो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर न्यू मिस्त्री पर चिल्लाता है कि न्यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे जुआन यांग ये के बिल्कुल सामने खड़े होकर ऐसी फालतू और अपमानजनक बातें कर रहे हो। हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना, तुम अभी के अभी इस मंदिर से निकल जाओ। न्यू मिस्त्री लियू दायो का गुस्सा देखकर समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है। वो थोड़ा डर कर अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है कि ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैं अभी जुआन यांग ये से माफी मांग लेता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है और वहाँ से एक इंसेंस स्टिक को जलाकर मेरी स्टैच्यू के सामने हाथ जोड़ लेता है और दिखावे के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही वो हाथ जोड़ता है, मुझे अपने सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है, पर इस बार मेरे मेरिट पॉइंट्स में सिर्फ +0 का इजाफा होता है। ये देखकर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि इस न्यू नाम के आदमी के अंदर मेरे लिए रत्ती भर भी इज्जत या विश्वास नहीं है। ये बस ऊपर से नाटक कर रहा है, इसलिए मुझे इससे कोई मेरिट पॉइंट नहीं मिला। खैर, पूजा करने के बाद न्यू मिस्त्री लियू कुआन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि इस स्टैच्यू को ठीक करने में कम से कम आधा महीना लगेगा और इसका पूरा खर्चा 3 चांदी के सिक्के आएगा। लियू कुआन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि न्यू भाई, मेरे पास अभी सिर्फ 2 चांदी के सिक्के हैं। क्या बाकी के एक सिक्के के बदले मैं तुम्हें अपने पिछवाड़े में उगी हुई गंदम की फसल दे सकता हूँ? न्यू मिस्त्री थोड़ी देर सोचता है और फिर फसल के लालच में हाँ कर देता है। डील पक्की होने के बाद न्यू मिस्त्री, लियू कुआन और बाकी सब लोग मंदिर से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही अचानक से बाहर से एक परिंदा तेजी से उड़ता हुआ मंदिर के अंदर आता है। ये वही आउल था जिसे मैंने कल रात लियू दायो की मदद के लिए भेजा था। वो आउल सीधा आकर मेरी स्टैच्यू के पैरों के बिल्कुल पास जमीन पर गिर जाता है और लगातार अपने सिर को जमीन पर पटक कर मुझे प्रणाम करने लगता है। वो कहता है कि जुआन यांग, ये कल रात वापस जाने के बाद से ही मेरे दिमाग में सिर्फ आपका वो शानदार और पावरफुल गोल्डन रूप घूम रहा है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए मैं आज सुबह ही यहाँ आ गया ताकि मैं हमेशा के लिए आपकी खिदमत कर सकूं और आपके साथ रह सकूं। मैं उसकी ये बातें सुनकर सोचता हूँ कि अभी मैं नया इस दुनिया में जागा हूँ और मुझे वाकई में किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे छोटे मोटे काम कर सके और बाहर की खबरें मुझे दे सके। मैं तुरंत अपनी आत्मा को स्टैच्यू से बाहर निकालता हूँ और एक ग्लोइंग रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम सच में पूरे दिल से मेरी खिदमत करना चाहते हो और मेरे साथ वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें
तुम्हें हर महीने एक इंसेंस स्टिक रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। ये सुनते ही वो आउल खुशी से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बार बार मुझे शुक्रिया अदा करने लगता है। मैं उससे कहता हूँ कि आज के बाद से तुम मुझे जुआन यांग ये नहीं बल्कि शेनजुन कहकर बुलाओगे। वो तुरंत हाँ कर देता है और मुझे शेनजुन कहकर पुकारता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। आउल मेरी तरफ देखकर बताता है कि मैं असल में एक मादा बाज हूँ। एक बार अचानक से आसमान से बहुत ही खतरनाक आग बरसी थी जिसने मेरे घोंसले को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। उस आग में सब कुछ तबाह हो गया और सिर्फ मैं ही अकेली जिंदा बच पाई थी। जब मैं उस आग से बाहर निकली तो मैं डर और थकान के मारे बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो आग बुझ चुकी थी, पर मेरे अंदर अचानक से एक नई समझ और ताकत आ चुकी थी जिससे मैं बोलने और सोचने लगी थी। वो आगे कहता है कि शेनजुन मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए क्या आप मुझे कोई नाम दे सकते हैं। मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखों को ध्यान से देखता हूँ और थोड़ा मजाक करते हुए कहता हूँ कि तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी है तो क्यों ना तुम्हारा नाम बड़ी आंख रख दिया जाए। ये सुनकर उस आउल के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा डर और शर्म का एक्सप्रेशन आता है और वो पूरी तरह से शेम्ड हो जाता है। उसकी ये अजीब सी हालत देखकर मैं हंसने लगता हूँ और कहता हूँ कि डर मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे जिस्म के पीछे जो पंख है उनका रंग लाल है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चीयू होगा, जिसका मतलब है रेड फेदर। ये नया और शानदार नाम सुनकर चीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पंख फैलाकर उड़ते हुए मुझे बार बार शुक्रिया कहती है। फिर वो वहाँ से उड़कर आसमान में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और वक्त थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मई के महीने का आखिर आ चुका था और गांव वालों की गंदम की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। सब गांव वाले मिलकर खेत में जाते हैं और तेजी से फसल काटने लगते हैं। उन्हें डर था कि कहीं मौसम न खराब हो जाए। दोपहर तक वो लोग पूरी फसल काटकर इकट्ठी कर लेते हैं। लियू कुआन और बाकी लोग थक कर अपना पसीना पोंछ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि चलो अच्छा हुआ फसल ठीक से कट गई। पर जैसे ही वो लोग वापस गांव की तरफ जाने का सोचते हैं, अचानक से आसमान में एक बहुत ही जोर की बिजली कड़कती है। देखते ही देखते पूरे आसमान में काले और घने बादल तेजी से छा जाते हैं। दिन के वक्त ही पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। एक बहुत ही खतरनाक तूफान और भारी बारिश शुरू होने वाली थी। ये देखकर सब गाँव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं और उनके अंदर एक अजीब सा पैनिक मच जाता है। वो सब इधर उधर भागने लगते हैं और रोते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर रोते हुए हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान हम पर रहम करो, हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। सब लोग पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुके थे और रोते हुए आसमान से भीख मांग रहे थे। तभी लियू कुआन अचानक से अपनी जगह पर खड़ा होता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, उठो सब लोग उठ जाओ, आसमान वालों ने कभी हम पर रहम नहीं किया है। अगर तुम्हें प्रार्थना करनी ही है तो जुआन यांग ये से करो, वो हमारे अपने देवता हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ये बोलते ही लियू कुआन तुरंत मेरे मंदिर की दिशा में घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर पूरी ताकत से मेरी प्रार्थना करने लगता है। बाकी के गाँव वाले एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, पर फिर वो सब भी लियू कुआन की तरह मंदिर की तरफ रुख करके घुटनों के बल बैठ जाते हैं और पूरे दिल से मेरी पूजा शुरू कर देते हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही मुझे उनकी प्रार्थना की आवाजें आती हैं, मैं तुरंत अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं बिना वक्त जाया किए अपना नया हेवनली फिनोमिनन स्किल एक्टिवेट कर देता हूँ। पर मसला ये था कि मैं इस स्किल को पहली बार इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मुझे इसे ठीक से कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और इस स्किल को पूरी तरह से एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त भी लग रहा था। दूसरी तरफ खेत में अचानक से आसमान से बहुत ही तेज और भारी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिरने लगती हैं। गांव वाले डर के मारे अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और सोचते हैं कि अब उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पर तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज महसूस होती है। वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ और पूरे खेत में बारिश तो हो रही है, पर उनके ऊपर और उनकी फसल पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा और अनजान छतरी जैसा इनविजिबल शील्ड बना दिया हो जो उन्हें बारिश से पूरी तरह बचा रहा था। सब लोग हैरानी से ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। लियू कुआन खुशी से चिल्लाता है कि ये जुआन यांग ये है, जुआन यांग ये ने हमारी फसल को बचा लिया है। ये सुनकर सब गाँव वाले पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर मुझे शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तभी आसमान से चीयू उड़ती हुई उनके पास आती है और उनके सिर के ऊपर चक्कर लगाते हुए जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। लियू कुआन उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो जुआन यांग ये की भेजी हुई मैसेंजर है। गांव का मुखिया ल्यूफू तुरंत पूरी बात समझ जाता है और सबसे कहता है कि जुआन यांग ये ने इस परिंदे को भेजा है ताकि ये हमें सेफली गांव वापस ले जा सके और रास्ता दिखा सके। मुखिया सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से फसल की बोरियां उठाओ और इसके पीछे पीछे चलो। सब गांव वाले फुर्ती से बोरियां अपने कंधों पर उठाते हैं और चीयू के पीछे भागने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो इनविजिबल बारिश का शील्ड भी उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगता है और उन्हें पूरी तरह से बारिश से बचाता है। मंदिर के अंदर से मैं अपनी पावर्स का लगातार इस्तेमाल करके इस शील्ड को मेंटेन कर रहा था, पर मेरी ताकत अभी इतनी ज्यादा नहीं थी और मैं पूरी तरह से थक रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मैं इस शील्ड को ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक ही रोक पाऊंगा, इसलिए मैंने चीयू को भेजा था ताकि वो उन्हें जल्दी से गाँव वापस ले आए और वक्त बचा सके। आखिरकार सब लोग बारिश से बचकर सेफली गाँव के अंदर और अपने घरों में पहुँच जाते हैं। उनकी साल भर की मेहनत पूरी तरह से बच चुकी थी। जैसे ही वो लोग गाँव में आते हैं, मैं पूरी तरह से थक कर वापस अपनी
स्टैच्यू के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मुझे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने गांव वालों की ख्वाहिश पूरी करके अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। इस टास्क की रेटिंग येलो ग्रेड आई थी और मुझे रिवॉर्ड के तौर पर 100 मेरिट पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैं इन पॉइंट्स को देखकर खुश तो होता हूँ, पर मेरी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि मैं ज्यादा ध्यान दे सकूं। मैं सीधा ध्यान लगाकर बैठ जाता हूँ और अपनी खोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस रिकवर करने लगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक इस ध्यान में बैठा रहा, पर अचानक से मुझे बाहर से बहुत ही शोर शराबे की आवाजें आती हैं, जो मुझे नींद से जगा देती हैं। मैं अपनी आंखें खोलकर बाहर देखता हूँ तो मैं पूरी तरह से हैरान रह जाता हूँ। मंदिर के अंदर गांव का मुखिया ल्यूफू आगे खड़ा था और उसके पीछे गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। मुखिया ने मंदिर के ऑल्टर पर सुअर, भेड़ और गाय के कटे हुए सिर रखे हुए थे और साथ में बहुत सारे फल भी थे। ये एक बहुत ही बड़ी और शाही बलि थी जो वो मुझे चढ़ाने आए थे। मैं समझ जाता हूँ कि किसानों के लिए उनकी फसल ही उनकी जान और सब कुछ होती है। मैंने तूफान में उनकी फसल बचाई थी, इसलिए उनकी ये बड़ी बलि और शुक्रिया बनता था। मुखिया ल्यूफू आगे बढ़ता है और पूरी आवाज में अनाउंस करता है कि आज जुआन यांग ये के सामने मैं इस गांव के मुखिया की हैसियत से एक नया कानून बनाता हूँ। आज के बाद से जुआन यांग ये की पूजा करना और उनका ध्यान रखना इस गांव की सबसे बड़ी और पहली जरूरत होगी। हर महीने की पहली तारीख को गांव का हर एक शख्स यहाँ आकर उन्हें इंसेंस जलाएगा। ये बोलकर मुखिया और बाकी सब लोग जमीन पर अपना सिर झुकाकर मुझे प्रणाम करते हैं। जैसे ही वो लोग प्रणाम करते हैं मुझे सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने एक शाही बलि एक्सेप्ट की है, इसलिए उसके मेरिट पॉइंट्स में सीधा प्लस 300 का इजाफा हो गया है। साथ ही सिस्टम बताता है कि मैं इस महीने एक और ऐसी बलि एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पूजा पूरी होने के बाद सब गांव वाले वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, पर मुखिया ल्यूफू मंदिर के बाहर ही रुक जाता है और ल्यू कुआन को आवाज देकर वहीं रोक लेता है। मुखिया ल्यू कुआन से कहता है कि इस साल तुम्हें अपने हिस्से का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ल्यू कुआन हैरानी से पूछता है कि मुखिया